हमारा लड़का कोई आम सोल्जर नहीं है। ऑल्डमिर रिपब्लिक की सबसे खतरनाक स्पेशल यूनिट गोस्ट्स का हिस्सा है वो। एक ऐसी टीम जिससे दुश्मन ही नहीं बाकी स्पेशल फोर्सेस भी कांपती हैं। लेकिन इन गोस्ट्स में भी एक नाम सबसे ऊपर है, जॉर्ज साई। ब्रो एक लिटरल वॉर मशीन है। जंग के मैदान पर ऐसे नंबर्स क्रंच करता है जैसे अबेकस पे बीट्स गिन रहा हो। उसका नाम सुनते ही लोग थरथराने लगते हैं, इसलिए उसे एक नाम दिया गया, मिस्टर वॉर। उसकी लड़ाइयों की कहानियां सिर्फ उसे फैन नहीं देती, दुश्मन भी पैदा करती हैं। और आखिरकार उन्हीं दुश्मनों में से किसी ने उसका खात्मा कर दी। लेकिन रुकिए, कोई आम दुश्मन जॉर्ज को मार नहीं सकता था। ब्रो को धोखा मिला अपने ही साथियों से। एक मिशन में उसने अकेले ही पूरी दुश्मन सेना को मिटा दिया, लाइटनिंग स्पीड में। पर उसके कैप्टन बेक को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। जो स्पॉटलाइट चाहता था वो, और इसी जलन में जॉर्ज को ठंडे दिल से मार डाला गया। जब वो गिरा, उसका दिमाग सुन्न था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि जिस टीम पे जान देता था वही उसे खत्म कर देगी। और मरते वक्त एक चेहरा उसकी आंखों में चमका, सोफिया। और उसके बाद ब्लैकआउट। पर ब्लैकआउट के बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। जॉर्ज की आंखें खुलीं। सामने एक सड़ा गला लाश का ढांचा था जो उस पे गिरा पड़ा था। ब्रो ने तुरंत उसे धक्का दिया और देखा वो खुद भी लाशों के ढेर में दबा पड़ा है। सबकी हालत ऐसी कि देखने वाला उल्टी कर दे। तभी ट्रक जिसमें वो था पूरे लाशों के साथ एक खाई में बॉडीज को गिरा देता है। जॉर्ज ने लास्ट मोमेंट पे क्लिफ का किनारा पकड़ लिया। लिटरली मौत के किनारे से लौट आया वो जैसे तैसे ऊपर चढ़ा और देखा दर्जनों लाशें खाई में गिर चुकी थीं। और जिन लोगों ने वो बॉडीज फेंकी थीं वो ऐसे आराम से खड़े थे जैसे टोक्यो बे में डेड बॉडीज फेंकना कोई रोज का काम हो। हंसते हुए बोले, आज मछलियों को एक्स्ट्रा खाना मिलेगा। और तभी जॉर्ज को एहसास हुआ ये जापान है, वो जगह जहां वो कभी अपने पास्ट लाइफ में पैदा हुआ था। लेकिन ये क्या चल रहा है? वो तो मरा था 6 जुलाई 2025 को। अब यहाँ कैसे पहुंचा? जॉर्ज को कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिरी बार मिडिल ईस्ट के एक मिशन में था, अब अचानक टोक्यो बे में लाशों के साथ क्यों है? और ये जगह गंदी, टूटी फूटी, झुग्गियों जैसी, जापान जैसी तो बिल्कुल नहीं लगती। थोड़ी देर बाद उसे एक बैम्बू प्लांट मिलता है जिससे पानी पी के खुद को थोड़ा स्टेबल करता है। फिर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर सेटलमेंट को देखता है। करीब 200-300 घरों वाला गंदा सा इलाका। जॉर्ज उस बस्ती में घुसता है, हर चीज को ऑब्जर्व करता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि ये जापान का हिस्सा है। इतने गंदे हालत में तो जापान का कोई कोना नहीं हो सकता। तभी उसकी नजर एक शीशे पर जाती है और वहां जो दिखता है वो उसे हिला देता है। वो खुद को नहीं पहचानता। मिरर में जो इंसान है वो जॉर्ज नहीं है, कोई और है। और तभी एक हाथ उसके कंधे पर आता है। जॉर्ज का इंस्टिंक्ट तुरंत एक्टिवेट होता है। वो पीछे मुड़ के उस आदमी को पकड़ लेता है जिसने उसे छुआ। लेकिन वो आदमी बिना हथियार है, डर के मारे कांप रहा है। जॉर्ज उसे छोड़ देता है क्योंकि अभी उसे लड़ाई नहीं, जवाब चाहिए। तभी वो आदमी बोलता है, मिचियो तुम ठीक हो? जॉर्ज चौंक जाता है। मिचियो, क्या ये उसका नया नाम है? क्या वो सच में रीइंकार्नेट हो गया है? अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वो अजनबी इंसान हमारे लड़के को अपना दोस्त मानता है। मोयो थोड़ा शांत होता है। अभी अभी जो रूखा व्यवहार उसने किया उसके लिए माफी मांगता है और अपने दोस्त को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है। दोस्त को राहत मिलती है कि मोयो ठीक है, खासकर जब हाल ही में उसने एक बर्बर पिटाई झेली थी। मगर मो को वो दर्द भरे लम्हे याद भी नहीं। दोस्त उस कमीने का नाम लेता है जिसने उन्हें इस हालत तक पहुंचाया, जा। मगर इससे पहले कि वो और कुछ बता पाए, डर का रूप पीछे से आ धमकता है, जैसे किस्मत ने उसे बुला लिया हो। मेरी स्कमबैग डिटेक्टिंग सेंसेस जोरों से चिल्ला रही। ये बंदा वही टिपिकल बफ गोरिल्ला है जो खुद को मेन कैरेक्टर समझता है। ये कमीना पर्पल हेयर्ड लड़के को उसका नाम लेते सुन लेता है और नाराज हो जाता है कि इन दो ने उसका नाम बिना किसी प्रॉपर ऑनरिफिक्स के ले लिया। मात्र क्षणिक होकर इतनी हिम्मत, सजा तो बनती है। गोरिल्ला अपना मुक्का कसता है और सीधा उस गरीब लड़के के चेहरे पर एक तबाही वाला घूंसा जड़ता है। वो लड़का बचता भी नहीं, सीधा जमीन पर घिसटता चला जाता है। हालांकि गोरिल्ला ने अपनी सारी भड़ास उस एक घूंसे में निकाल दी थी, पर उसकी भूख अभी शांत नहीं हुई। अब वो और वेंट करना चाहता है। वो उस बेबस लड़के के बाल पकड़कर उसे रूल्स याद दिलाता है, वही रूल्स जो सिर्फ उसके फायदे के लिए हैं। और अगर किसी ने ऐतराज किया तो सीधा कब्र में जगह मिलेगी। अब उस घटिया दोस्त से सहन नहीं होता और वो सारी ब्लेम मोयो पर डाल देता है। कहता है कि उसी ने गोरिल्ला को बिना सम्मान के बुलाया। और कमाल की बात यह कि वो गोरिल्ला मान भी जाता है। अब गोरिल्ला का अगला टारगेट है मोयो। वो दुबले पतले लड़के को एक ओर फेंकता है और हमारे लड़के की ओर बढ़ता है। वो हैरान होता है कि मो अभी तक जिंदा है। उसे उम्मीद नहीं थी कि पिछली पिटाई के बाद वो बच पाएगा। मगर मो पूरी तरह इंडिफरेंट है। चाहे गोरिल्ला जितना भी अग्रेसिव हो, हमारे लड़के की एक्सप्रेशनलेस आंखों में कोई डर नहीं। और यही बात उस कमीने को और उकसाती है। अब वो अपनी उंगलियां चटकाते हुए बीटिंग से पहले की वार्म अप कर रहा है। लेकिन मो फिर भी एकदम शांत, कूल एज अ क्यूकम्बर। आखिरकार उस कमीने का ईगो उससे जीत जाता है और वो मो पर एक घूंसा मारता है। पर हमारा लड़का बिल्कुल नहीं हिलता, बस उस पंच को अपने सिर के ऊपर से निकल जाने देता है। ये कमीना मसल से भरा है पर दिमाग एकदम खाली। मो समझ चुका है
ये सिर्फ दिखावा है, असल में लड़ना आता ही नहीं इसे। वैसे तो मो सिविलियन से नहीं लड़ता, लेकिन जब कोई खुद अटैक करे तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। अब स्विच फ्लिप होता है, नॉर्मल टीनेजर से मो बदल जाता है नेक्स्ट माइक टाइसन में। मो पहले एक प्रिसाइज डक करता है और फैटी का पंच हवा में चला जाता है। तभी वो अपना जवाबी हमला करता है, एक जोरदार पंच जो उस गोरिल्ला की सोच तक हिला देता है। शारीरिक रूप से वो शायद बच गया हो, लेकिन उसके ईगो का हाल बुरा है। सिर्फ इसलिए उसका सिर नहीं फटा क्योंकि मो का ये नया शरीर बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हमारे लड़के के इरादे मजबूत हैं। मो एक बार फिर चार्ज करता है। इस बार वो फैटी के बाएं स्लाइड करता है, जमीन पर पैर जमाता है और एक भयानक शोल्डर स्मैश उसकी बड़ी सी शक्ल पर दे मारता है। टूटी दांतों की किरचें उड़ती हैं, खून मुंह से बहने लगता है। अब उस पिट को रियलिटी चेक मिल चुका है, तू मेन कैरेक्टर नहीं है। और ये तो बस ट्रेलर था, अगर और चाहिए तो मो मूवी भी दिखा देगा, वरना फैटी जा सकता है। एमेचर्स से लड़ना मो की आदत नहीं, ये कहकर वो मुड़ता है मानो लड़ाई खत्म हो गई हो। लेकिन हम सब जानते हैं ये क्लीशे, फैटी इतनी जल्दी हार नहीं मानता। वो अपनी गंदी चाल चलता है, जेब से निकालता है एक नाइफ, लिटरल चाकू, एक टीनेजर पर, और इसी से वो बनता है स्टम्बैड X100। फैटी भागकर मो की जान लेने आता है, वो भी उस नुकीले डैगर के साथ। मो ने भले अपना पुराना शरीर खो दिया हो, पर स्पार्क अब भी बाकी है। उसे उस स्ट्राइक की आहट मिलती है, और उससे पहले कि वो रिएक्ट करे, एक बच्चा उसे धक्का देता है, खुद डैगर की राह में आ जाता है। लेकिन मोयो फिर से स्ट्राइक से टकराता है, इस बार एजिलिटी के साथ। वो उस फैटी के हाथों को पकड़ लेता है और उसकी आंखों में झांकता है, एक ऐसी नजर जो उस नाइफ से भी ज्यादा धारदार है। अब जब इसने हथियार निकाला है तो ये लड़ाई अब जान पर है। अब मोयो पूरी तरह रेडी है उस सुइसाइडल मेनियक की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने को। वो एक जोरदार चोट उस कमीने की कॉलर बोन पर मारता है, फिर उसे नीचे गिराकर लिटरली स्लैम डंक करता है उस आदमी को जो एक हाथी के साइज का है। वो बच्चा जिसने अपनी जान दांव पर लगाई थी, अब सिर्फ मुंह खोलकर मो को देखता रह गया है। उसके लिए ये सब सपना लगता है, लेकिन हम जानते हैं ये बहुत ही ज्यादा असली है। फैटी की चीखें जो उसके मोटे गधे से निकल रही हैं, सबूत हैं कि उसे बुरी तरह पीटा गया है। उसे तो अभी रिकवरी का भी मौका नहीं मिला था कि मो फिर से अपना अगला घूंसा तैयार कर लेता है, एक फाइनल बैलिस्टिक पंच जो इस कमीने को सीधा स्वर्ग पार भेजने के लिए था। बच्चा औ में देखता है जब मोयो अपना खून से सना हुआ मुट्ठी वापस खींचता है। फैटी शायद बेहोश हो गया हो, मगर उसका सिर अभी भी सलामत है। मोयो का मकसद था इसे सीधा फ्यूनरल होम भेजना, मगर ये कमजोर शरीर फिर आड़े आ गया। जो डैमेज हुआ वो कुछ भी नहीं। मोयो जानता है अब वक्त आ गया है इस कमजोर शरीर को फिर से उस पुरानी ताकत के शिखर तक ले जाने का। अब उस बच्चे की आंखें चमक रही हैं, जो अभी भी शॉक में है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो वीक एस मो कब ऐसा माचो बन गया। वो मो से जवाब चाहता है। मो थोड़ा ऑनेस्ट बनने का फैसला करता है। वो कहता है उसे एमनीजिया हो गया है, इसलिए उसे किसी की याद नहीं, इंक्लूडिंग दिस किड। बच्चा अपना नाम बताता है, कियो, जो पड़ोस में रहता है। लेकिन मिचियो बस पिग की लाश के बगल से गुजरते हुए कहता है, आई डोंट रिमेंबर एनीवन नेम्ड कियो। ये सुनकर कियो थोड़ा चिढ़ जाता है, आखिर इतनी बॉन्ड थी और मो ऐसे कैसे भूल गया। पिग अभी भी जमीन पर पड़ा है, उसका स्विच अब फ्लिप हो चुका है, उसका सिर लिटरल बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है। इसी बीच मो और कियो की जोड़ी उस गंदे स्लम के रास्तों पर चलती है। कियो अभी भी उस लड़ाई के हर पंच को याद कर ग्लेज कर रहा है। वो इतना इंस्पायर हुआ है कि अब खुद कुछ मूव सीखना चाहता है, लेकिन मियो सब श्रग ऑफ करता है और कहता है कि उसे इस आइलैंड के बारे में जानना है। कियो समझाता है ये जगह एक इंडस्ट्रियल वेस्ट आइलैंड है जो टोक्यो बे में तैर रही है, एक कचरे का साम्राज्य जहां उम्मीद मर चुकी है। मोयो हैरान है, क्या सच में जापान में भी ऐसी जगहें हैं? यहाँ मर्दों को खान में अपनी आत्मा बेचनी पड़ती है, औरतें और बच्चे कूड़ा बेचकर या उससे खाने लायक चीजें ढूंढकर जिंदा रहते हैं, और सिक्योरिटी जैसी कोई चीज यहाँ मौजूद ही नहीं। इसे सेसपूल कहना भी इंसल्ट होगा। ये तो सड़ांत से भरी वो जमीन है जहाँ प्रोग्रेस मर जाता है। मो सोचता है ऐसे स्लम्स तो सिर्फ युद्ध से तबाह देशों में होते हैं, या शायद वहां भी नहीं। तभी चलते चलते वो लोग एक बेकरी के पास पहुंचते हैं जहां डायरिया बेचा जा रहा है, मतलब खाने लायक बासी रोटियां। बावजूद इसके वो बच्चा इतना भूखा है कि उस स्टेल ब्रेड को देखकर उसके मुंह से लार टपकने लगती है। दुकानदार उसे भिखारी समझकर भगा देता है, जो उसके ईगो को चोट पहुंचाता है। इस कमीने को किसने हक दिया लोगों को जज करने का? तभी मो अपना एक करेंसी नोट निकालता है और काउंटर पर पटक देता है। दुकानदार हैरान रह जाता है, इतने पैसे उस होबो जैसे दिखने वाले टीनेजर के पास कहां से आए? वहीं कियो तो खुशी से पागल है। उस ब्रेड को देखकर उसकी आंखों में स्टार्स आ जाते हैं। कियो पूछता है, इतने पैसे कहां से लाए? मो कैजुअली बताता है कि अभी फाइट में जो बॉडीज गिरी थीं उन्हीं से उठा लिया। मैं प्राउड नहीं हूं किसी मरे हुए आदमी से पैसा चुराने में, लेकिन इस जगह में सर्वाइवल मॉरल्स। कियो समझ जाता है ये वो मो नहीं है जिसे वो जानता था। कुछ देर बाद वो लोग कियो के घर पहुंचते हैं। घर के अंदर कियो की माँ एक बेड पर पड़ी है, कमजोर और बीमार। बच्चा खुश होकर कहता है, माँ आज हम दावत करेंगे, मगर उसकी माँ को देखकर ही साफ हो जाता है माल न्यूट्रिशन ने उसकी हालत बिगाड़ दी है। फिर भी
माँ खुद से ज्यादा अपने बेटे की फिक्र करती है। वो चाहती है कि बच्चा ब्रेड खाए। कियो उसे भरोसा दिलाता है, मैं तो पहले ही खा चुका, ये सब तुम्हारे लिए है। माँ जिद करती है तो बच्चा फिर से कहता है, माँ प्लीज आप खाओ। मोयो के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है, इतना प्योर मोमेंट देखकर। मगर जैसा कि हमें पता है, सुकून ज्यादा देर टिकता नहीं। ट्रबल उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। मो दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो अटक गया है। घर में आग फैल चुकी है और अगर अब भी वो बाहर न निकले तो वो मदर नेचर की परफेक्ट ग्रिल्ड रेसिपी बन जाएंगे। उनका छोटा सा क्रिब अब जल रहा है, थैंक्स टू उन माइनर्स के जो उसी पिग के कमांड में काम कर रहे हैं। वो पिग जो शायद और पिटाई के लिए तरस रहा है, मानो एक बार की मार काफी नहीं थी। उसे लगता है दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है और जब तक वो अपनी रिवेंज न ले ले वो चैन से नहीं बैठेगा। माँ और बेटा क्रिब के अंदर फंसे हुए हैं और आग उस स्पीड से फैल रही है जैसे बूमर पेरेंट्स व्हाट्सएप पर कंस्पिरेसी थ्योरीज भेजते हैं। उधर मोयो पूरी जान लगाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जितना भी जोर लगाता है सब फेल। उसकी सोल्जर इंस्टिंक्ट्स चिल्ला रही हैं, ये एक एम्बुश है। दुश्मन ने बाहर से दरवाजा सील कर दिया है। कम से कम 8-9 हमलावर वहां उसका इंतजार कर रहे हैं। मो इधर उधर देखता है, कोई वेपन मिले तो। तभी उसकी नजर एक पाउच पर जाती है जो शायद काम आ सकता है। मो पाउच उठाता है और एक ही किक से दरवाजा उड़ा देता है। बाहर गेट को पकड़ रहे लोग ऐसे उड़ते हैं जैसे कचरे के थैले, लेकिन दरवाजे के बाहर उसका इंतजार कर रहा है वही फिल्थी बास्टर्ड अपने बदबूदार चमचों के साथ। पूरी गैंग हाइना जैसी हंसी हंसती है, जैसे शिकार खुद चलकर मौत लेने आया हो। पिग अपने सोल्जर्स को चारों तरफ से घेरने का आदेश देता है और वो सब अपने मास्टर के आगे घुटनों पर हैं। मो अब पूरी तरह ट्रैप हो चुका है। पीछे जलती आग, आगे दुश्मनों की फौज। अब बस एक ही रास्ता है, लड़ो। मो को अब भी ये पिग वाइब नहीं कर रहा। वही घमंडी हंसी, जैसे मान चुका हो कि जीत उसी की होगी। पर हमें पता है who's gonna get their ass whooped। पिग अब भी इसी ईगो को लेकर मो को सजा देना चाहता है और इसकी सजा सिर्फ एक डेथ सेंटेंस। वेरी वेल, मो एक बार फिर रेडी है इस पिग की आखिरी डिग्निटी इवेपोरेट करने के लिए। पीछे माँ बेटा स्मोक में स्ट्रगल कर रहे हैं, दम घुट रहा है। कियो चिल्लाता है, मो। वो इशारे से कहता है, जैसे ही मौका मिले भागो। तभी पहला पंचिंग बैग दौड़ता है अपनी मौत की ओर। वो सोचता है मेरे पास वेपन है, जीत मेरी। बट लिटिल डज ही नो, उसे दिखा नहीं कि सैक ऑफ रॉक्स उसके सिर पर पड़ने वाला है। सिर पे जो पड़ा तो सीधा डाउन फॉर गुड। और ये कोई रैंडम चीज नहीं, ये वही पाउच है जो मो ने क्रिब से निकलते वक्त लिया था। उससे उसने बनाया एक डेडली हथियार, क्लॉथ और पत्थरों से बना ब्लैक जैक। एक ऐसा टेक्निक जो मो खुद इस्तेमाल करता है। इसे सही तरीके से स्पिन करो और ये स्कल तोड़ सकता है। क्यूट दिखता है, लेकिन अगर इम्पैक्ट सही पड़े, सीधा हत्या का हथियार। बाकी गूंज अब तक नहीं समझ पाए कि ट्रबल किस लेवल का है। वो मो पर चार्ज करते हैं बिना दिमाग लगाए, लेकिन मो उन्हें एक एक कर धोता है, वो भी अपने ब्लैक जैक से। स्कल स्मैशर इन एक्शन। पिग की सारी कॉन्फिडेंस अब हवा हो चुकी है। उसके सारे बंदे अब जमीन चाट रहे हैं और अब मोयो चलता है अपने फाइनल कुकी की ओर। पिग अब सच में डर गया है, पर अभी भी अपनी ईगो में है। कर ले ट्राई। मो स्विंग्स सैक ऑफ रॉक्स और उस कमीने के हाथ को कर देता है चूर चूर। बस अब उसके पास बचा क्या? अब ये वाइनी बस दर्द से चिल्ला सकता है, जैसे किसी ने उसे पीछे से ठोक दिया हो। उसका वही डैगर जो पहले उसका वेपन ऑफ फियर था, अब जमीन पर पड़ा हुआ है। पिग अब घुटनों पर है और उसे इस हालत में पहुंचाया एक ऐसा लड़का जो उसकी उम्र का आधा भी नहीं। और यही डिफीट को इतना ह्यूमिलिएटिंग बनाता है। मोयो अब फाइनल ब्लो देने को तैयार है फॉर द किल, लेकिन पिग अब एक रोते हुए बच्चे में बदल जाता है, प्लीज स्पेयर मी। लेकिन मो कोई मर्सी वाला बंदा नहीं। वो फिर ब्लैक जैक उठाता है। बच्चा गिड़गिड़ा रहा था, बड़ी एथिक्स की बातें करते हुए कि हत्या करना गलत है, जैसे मोयो को ये पहले से ना पता हो। लेकिन मोयो को उस बच्चे की बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बस उस बोरी को घुमा रहा था, बार बार ताकत इकट्ठा कर रहा था। बच्चा जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा और मेरा बंदा उस बोरी को और तेजी से घुमाता गया। जैसे ही मोमेंटम पिक किया, उसने एक ही झटके में वो इनर्शिया उस हरामी की ओर छोड़ दिया। किस्मत से वो घातक वार मिस हो गया, लेकिन बगल का एक पेड़ जरूर गिरा दिया। सोचो अगर वो फैटी की टांगों पर लगता तो क्या होता। मेरा बंदा भी डिसअपॉइंट था कि वार मिस हो गया। बच्चा जैसे तैसे जान बचाकर भाग निकला और गहरी सांस ली। दूसरी ओर चांदनी रात में एक शेडी वेयरहाउस के अंदर वो मोटा जिया अपने बॉस से मिल रहा था। वो मिन्नतें कर रहा था कि मोयो को मारने की इजाजत दी जाए। उसे एक मॉन्स्टर बता रहा था जिसने उनके सारे आदमी तबाह कर दी। जैसे तैसे बॉस की कृपा मिलती है और जिया खुश हो जाता है, लेकिन अगला पल उसके लिए शॉक था। बॉस ने सीधे उसके मुंह पर ऐसा पंच मारा कि चेहरा खून से भर गया। एक मियर स्लेव माइनर से हार जाना बॉस के लिए ये इंसल्ट थी, और ये इंसल्ट अब एग्जीक्यूशन से ही साफ होगी। फैटी जिया की चीखें वेयरहाउस में गूंजती हैं। बॉस के ब्रास नकल से घूंसे पड़ते हैं लगातार, जब तक कि उसका चेहरा पहचान में न आए। उसके बाद बॉस का पेट डॉग भी मजा लेता है, जरा खून का स्वाद छककर। और फैटी ही आखिरी शिकार नहीं है, असली निशाना तो अब मोयो है, और सबको पता है इसका क्या अंजाम होगा। अगले सीन में हम वापस उस टूटी फूटी झोपड़ी में जाते हैं जहां मोयो, वो बच्चा
और उसकी बीमार माँ रात गुजार रहे हैं। बच्चा थका हुआ है, उसने इतनी मेहनत से ये ठिकाना बनाया और अब सब बर्बाद हो गया। माँ बर्डन नहीं बनना चाहती, लेकिन लड़का कूल है। ये सिर्फ एक डील है, कोई इमोशनल फेवर नहीं। वो लोग मोयो को आइलैंड के बारे में सब बताते हैं, कैसे सब कुछ चलता है, खाना कहाँ स्टॉक होता है, कौन सप्लाई कंट्रोल करता है। एक एक छोटा डिटेल मोयो को चाहिए। दूसरी ओर कियो परेशान हो रहा है मोयो के इंडिफरेंट एटीट्यूड से। उसकी आंखों में अब वो वार्मथ नहीं रही, ना ही टोन में कोई सोल है। कियो को समझ नहीं आता कि सिर्फ याददाश्त जाने से ये पर्सनालिटी कैसे बदल गई। क्या कोई ग्लिच है मैट्रिक्स में? अंदर ही अंदर मोयो को कियो की बात लगती है। पिछली जिंदगी में वो एक सोल्जर था जिसे उसके अपने ही साथियों ने गोली मार दी थी, शायद कैप्टन बेक के ऑर्डर्स पर। वो बिट्रेयल आज भी मोयो को जिंदा खा जाता है। इसलिए अब इस गंदगी में रहना मुमकिन नहीं, उसे इससे निकलना ही है और सब गद्दारों से बदला लेना है। अगली सुबह वो यूजुअल बॉडी स्ट्रेंथनिंग ड्रिल करता है, हैंड स्टैंड से शुरुआत, फिर वर्टिकल पुशअप्स, जिससे आर्म्स और कोर मजबूत हो। अगर यहाँ सरवाइव करना है तो अपनी पुरानी ताकत वापस लानी होगी। उसी वक्त एक जाना पहचाना चेहरा दौड़ता हुआ आता है। वही लड़का जिसने पहले उसे धोखा दिया था, अब वही उसे याद दिला रहा है कि आज माइन में उनकी ड्यूटी है। मोयो पुराने धोखे को भूलकर काल्म रहता है, सोचता है कि शायद माइन में कुछ अच्छा इंटेल मिल जाए। नीचे की माइन में सारे स्लेव माइनर्स दो लाइन में खड़े हैं और उनके ऊपर बॉस का कमांड है। हमारे बंदे के साथ वही कुछ गूंस भी हैं जिन्हें उसने कल मारा था। जैसे ही मोयो को देखते हैं कांपने लगते हैं। बॉस तेज आवाज में अनाउंस करता है, जा, टीम जी का सुपरवाइजर मर गया है। जैसे किसी ने ट्रक से टक्कर मार दी हो, सब शॉक में। और अब नया लीडर बनाया गया है, नंबर 8, वही जिसने हमारे बंदे को बिट्रे किया था। अब वही कायर उस कुर्सी पर बैठेगा जिस जिया ने टेरर से भरी थी। उसे खुद भरोसा नहीं हो रहा कि अब वो उस पोजीशन पर है। माइन के बारे में बात करें तो स्लेव माइनर्स को रोज 7 बजे सुबह से 11 बजे रात तक लगातार फिजिकल लेबर करना पड़ता है। अंदर की सुरंगें बहुत गहरी हैं और हालात बेहद क्रूर। ये जगह शरीर को तोड़ देती है, खासकर 40 की उम्र पार कर चुके लोगों को। बीमारी, चोटें, एग्जॉस्शन यहाँ की दिनचर्या बन चुकी है। और इन सब के बीच मोयो अपने रिवेंज और एस्केप की तैयारी कर रहा है, चुपचाप लेकिन डेडली। उन लोगों के लिए रफ्तार बनाए रखना मुश्किल होता है, इसीलिए ज्यादातर बार उन्हें या तो धीरे काम करने के लिए या बिना बताए थोड़ा आराम लेने के लिए सजा दी जाती। मतलब पिटाई तो तय है। शुक्र है इस बार नंबर 8 साइट सुपरवाइजर है, एक रोता सा, भरोसा न करने वाला बंदा, लेकिन दिल से अच्छा इंसान। उसका नाम मासा है और वो अपने साथी मजदूरों को मोटिवेट करता रहता है, सिर्फ एक दो को नहीं, सबके पास जाकर। लगता है ये बंदा इतना बुरा नहीं है। मोयो को भी ये देखकर अच्छा लगता है। अचानक माइनिंग कैंप का बॉस मजदूरों पर चिल्लाने लगता है। वो मासा को धक्का देता है और आगे बढ़ता है। उसे तो ऐसे सॉफ्ट और इमोशनल लोगों से चिढ़ है। उसके लिए ये जगह सिर्फ मर्दों की है। जैसे ही एक बेचारा मजदूर बेवजह पिटने वाला होता है, हमारा लड़का अपनी पिकैक्स उस कमीने के पैरों के पास फेंक देता है और बहाना बनाता है कि हाथ फिसल गया। तुरंत माफी भी मांगता है, लेकिन थोड़ा एग्रेसिव स्टाइल में। पर माफी उस भड़के हुए ऊंचे पोस्ट वाले की भूख नहीं मिटा सकती। जैसे ही वो लड़ाई के लिए तैयार होता है, तभी बड़ा बॉस खुद वहां आ जाता है। उस कमीने की सिट्टी पिट्टी गुम। बॉस ने सब कुछ सुन लिया था और अब वो चाहता है कि उसका चेला उससे लड़े। वैसे उसका नाम है कुसानागी। पूरा माइंस पैनिक कर जाता है जब कुसानागी दिखाई देता है। जो कुत्ता सबको डराता था, अब खुद डर से कांप रहा है। अपने मालिक से लड़ने की हिम्मत उसमें नहीं। निराश होकर कुसानागी अपना मुक्का बंद करता है और एक जबरदस्त पंच सीधे उसके चेले के सिर पे मारता है। बाकी लोग सदमे में हैं और मोयो उस बंदे की फाइटिंग स्किल्स नोट कर रहा है। कुसानागी सीधा प्रेशर पॉइंट्स टारगेट करता है और अपने दुश्मन को आउट कर देता है। अब वो अगला फाइट ढूंढ रहा है। असल में उसका असली मकसद मोयो से लड़ना है। वो मौका देखकर उसे ड्यूल के लिए खींचता है, लेकिन मो का रूल है बिना वाजिब वजह के फाइट नहीं। पर कुसानागी पीछे हटने वाला नहीं। वो तब तक चैन नहीं लेगा जब तक मुट्ठियां न टकरा जाए। वो झपटता है और मोयो भी तुरंत स्टांस में आ जाता है, बिना किसी तैयारी के। ब्लॉन्डे ब्रूट अपने अंडरिंग की पिटाई का बदला लेना चाहता है। मोयो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हाथ उठा लेता है। सामने से कुसानागी की पंचों की बारिश शुरू हो जाती है। हर एक हिट भारी, ताकतवर और रोक पाना मुश्किल। मासा और उसके ग्रुप को यकीन है कि अगर ऐसे ही चला तो कुसानागी उसे मार डालेगा। मो खुद को थका हुआ महसूस कर रहा है, बिना किसी जवाब के। वो खुद को संभालता है और ओपनिंग ढूंढने लगता है। उसे मानना ही पड़ता है कि सामने वाला प्रोफेशनल फाइटर है जो हर पंच बड़ी परफेक्शन से मारता है। पर कोई भी इंसान हमेशा परफेक्ट नहीं रह सकता। कुसानागी के बड़े स्विंग्स उसे ओपन कर देते हैं। मो इसका फायदा उठाकर झुकता है और एक जोरदार मुक्का सीधे उसके चेहरे पर मारता है। मासा और उसकी टीम हैरान। उनका दोस्त सच में कुसानागी को हिट कर गया। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि कुसानागी ने उसका मुक्का पकड़ लिया और वो खुद भी इम्प्रेस हो गया है कि सामने कोई बराबरी कर सकता है। वो आगे लड़ाई जारी रखना चाहता है। तभी एक जोरदार आवाज सबको शांत रहने का आदेश देती है। जैसे ही डायरेक्टर अकीचची दिखाई देता है,
सारे माइनर घुटनों पर झुक जाते हैं। सब उसे सुप्रीम रिस्पेक्ट देते हैं, जैसे वो आइजन की ऑनरा लेकर चल रहा हो। मिचियो अब समझ जाता है कि इस आइलैंड पर असली ताकत किसके हाथ में है। डायरेक्टर अकिचिची दिखता है नाराज, खासकर कुसानागी के रवैये से। उसे लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो सारे स्लेव मारे जाएंगे और फिर काम कौन करेगा। वो कुसानागी को वार्न करता है कि अगर उसने ये सब बंद नहीं किया तो वो उसे मार्कस के पास रिपोर्ट कर देगा, और मार्कस तो ब्लड पैक्ट है, उससे भिड़ना मतलब खुद मौत को न्योता देना। अब कुसानागी थोड़ा पीछे हटता है, लेकिन उसके अंदर की आग बुझी नहीं, बस फिलहाल रुकना मजबूरी है। जैसे ही किसी ने ब्लड पैक्ट मार्की का नाम लिया, कुसानागी के रोंगटे खड़े हो गए। वो एक पल में ठंडा पड़ गया और अपने एक्शंस पर दोबारा सोचने लगा। तभी हमारा ब्रो अपनी चार्मिंग साइड दिखाते हुए एक्ट करने लगता है, जैसे वो बस माइनर्स को थोड़ा गाइड कर रहा था। लेकिन अकीची तो रेडी था। उसने उसे जमीन पे सुना दिया। बोलता है, तू बस पंचिंग के लिए पैदा हुआ है, बाकी चीजों में तू जीरो है। ये सुनकर कुसानागी अंदर से जल उठता है, पर वो अपना बॉस थोड़ी ना पंच कर सकता, काश कर पाता। जैसे ही अकीची की नजर नीलिंग स्लेव्स पर पड़ती है, वो गाड़ी रोक देता है। गुस्से में बोलता है, तुम्हारा काम है माइनिंग करना, मिट्टी चाटना नहीं। उसके लिए ये लोग इंसान नहीं, बस काम करने वाली मशीन्स हैं जो आखिरी सांस तक खटती रहे। कट होता है लंच ब्रेक पर। मिचियो अपनी ठंडी बेमन की खाना खाते हुए पूरी तरह डिप्रेस्ड हो जाता है। बाकी वर्कर्स भी वही फील कर रहे हैं। खुद तो टेस्टलेस खाना खाओ और सुपरवाइजर्स के रॉयल लंच बॉक्स देखो। सबके मन में बस एक सपना, काश एक दिन अच्छा खाना टेस्ट कर पाते। तभी मासा आता है, हाथ में लंच बॉक्स लिए। वो मो के पास आकर अपनी प्रीमियम लंच का एक हिस्सा ऑफर करता है, पर मो सीधे मना कर देता है। मासा शॉक्ड रह जाता है, कोई इतना अच्छा खाना कैसे रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन मो का रीजन सॉलिड है, उसे किसी पर भी फेवर का कर्ज पसंद नहीं। मासा तब समझाता है कि ये फेवर नहीं, रिडेम्पशन है। जब जा ने मो को पीटा था, मासा ने उस पर इल्जाम डाला था। अब वो अपना गिल्ट क्लीन करना चाहता है। ये उसका अपॉलॉजी है। मो उसकी ऑनेस्टी देखकर सॉफ्ट पड़ जाता है। ब्रो एक पीस चिकन उठाता है और बोलता है, एक झूठ के बदले एक पीस काफी है, और वहीं रुका रहता है। जबकि मासा मो की काइंडनेस एडमायर कर रहा था, उसके दोस्त पीछे से उस पर कूद पड़ते हैं। भाई, अगर वो नहीं खा रहा तो हमें दे दे। मासा भी दिल वाला इंसान निकला, दोनों को एक एक पीस दे देता है। लेकिन उनकी खुशी शॉर्ट लिव्ड होती है। एक सुपीरियर चिल्लाता है कि मजे बहुत हो गए, अब वापस काम पर लगो। वर्क रिज्यूम्स एंड द ग्राइंड इज ब्रूटल। मो को फाइनली ये समझ आता है कि यहाँ स्लेव्स की कोई वैल्यू नहीं, खाना ठीक नहीं, ब्रेक्स नहीं, और एक्सपेक्टेशन स्काई हाई हैं। एक वर्कर एग्जॉस्शन से गिर जाता है। मासा दौड़ता है उसे देखने, पर तभी एक सुपीरियर आता है। वो बिना इमोशन के बॉडी को लात मारकर उलटता है और पल्स चेक करता है। बंदा मर चुका है, और बिना प्रेयर या रिस्पेक्ट के चिल्लाता है, ग्रुप जी, इस डेड बॉडी को उठाओ और बाहर फेंको। मासा की आंखों से जेन्युइन आंसू गिरते हैं। वो मुंह से कहता है, तू भी इसी आग में खुद को मत झोंक। पर एडवाइस का क्या फायदा, यहाँ मैनेजर्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मर जाए कोई, काम फिर भी चालू रहेगा। मो को अब सच में समझ आ गया है, ये जगह दुनिया की सबसे नीच जगह है, जहाँ इंसान की कीमत कचरे से भी कम है। दिन का अंत होता है, घंटी बजती है और मासा ऑलमोस्ट गिर जाता है, पर खुश होता है कि दिन खत्म हुआ। वहीं मोयो, शांत, कंपोज्ड, जैसे अभी शिफ्ट शुरू ही नहीं हुई। प्रो इज लिटरली बिल्ड डिफरेंट। मासा से कामली बोलता है, मुझे ऐसे फिजिकल स्ट्रेन की आदत है, कुछ भी फील नहीं होता। मासा को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे लगने लगा कि मिशी शायद इंसान ही न हो। इतने में मैनेजर दहाड़ता है, चुप रहो, बकवास बंद करो। वैसे हर दिन के अंत में मजदूरों को पूरी तरह कपड़े उतारने पड़ते हैं। थके हारे, नग्न हालत में उन्हें बिना रुके ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने का आदेश होता है। मैनेजर उनकी हदों से परे जाकर जुल्म करता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई चोरी न करे। उनकी बॉडी की जांच करता है, और हाँ, बम चेक भी करता है, क्योंकि यहाँ चोर इस हद तक जाने को तैयार हैं। जब ये अपमानजनक इंस्पेक्शन पूरा हो जाता है, तब उन्हें ऊपर की सरफेस पर लाया जाता है। यहाँ G9 ग्रुप तैनात रहता है, बस भुगतान के लिए। एक दिन की 16 घंटे की दर्दनाक मजदूरी के बदले उन्हें मिलते हैं सिर्फ 1000 येन। लेकिन इन स्लेव्स के लिए ये ऐसे है जैसे बैंक अकाउंट में करोड़ों आ गए हों। एक आदमी तो इतना एसस बिहेव कर रहा था कि लग रहा था उस नोट से शादी कर लेगा। मिचियो घृणा से देखता है, ये कैसे लोग हैं जो इस तरह के हालात में भी खुशी ढूंढ रहे हैं। तभी कुछ ऐसा होता है जो सभी को पागल बना देता है। स्माइली सेल वेन्यू। एक खूबसूरत सेल्स गर्ल आती है और कहती है, आज माइनिंग अप्रिसिएशन डे है, 20% डिस्काउंट मिलेगा। मो को तो ये दिन पता भी नहीं था, और बाकी सब तो ऐसे दौड़ पड़े जैसे जंगल के जानवर हों। वही चश्मे वाला बंदा जो पहले बिल से प्यार कर रहा था, अब बियर और चिप्स ऑर्डर करता है। अपनी कमाई का एक स्त्री वहीं उड़ा देता है। इतना ही नहीं, स्क्विड स्नैक भी ले लेता है। बाकी स्लेव्स भी पगला जाते हैं और सेल्स गर्ल को बोलना पड़ता है, शांत हो जाओ।
फिर तो सब बियर में डूब जाते हैं, जैसे जिंदगी में पहली बार जी रहे हों। कुछ लोग बचत की सोचते हैं, मगर कुछ एक ही दिन में पूरा वेतन उड़ा देते हैं। मो फिर सोचने लगता है, ये लोग अभी कुत्तों से भी बुरा ट्रीट हो रहे थे, और अब इनका ठाठ देखो। मासा आता है और खुद से शर्मिंदा होता है। उसे अफसोस होता है कि वो दूसरों से जल रहा था। मो को अब समझ आता है कि मासा तो एक भी येन खर्च नहीं करता। वो खुद भी खुशी पाना चाहता है, लेकिन मासा का गोल पक्का है, परीसो पास। मो जल्दी से पूछ बैठता है, भाई ये पास क्या चीज है? मासा को समझ आता है कि इसका दोस्त सब भूल गया है। जब वो इस आइलैंड पर लाए गए थे, तब उन्हें कहा गया था, तुम अब स्लेव्स हो, जानवरों से भी बुरा हाल होगा, लेकिन एक उम्मीद है, अगर तुम 1 मिलियन येन जमा कर लो तो परीसो पास मिल सकता है और तुम आजाद हो जाओगे। उस वक्त सबने कसम खाई थी, पैसे बचाएंगे, भाग निकलेंगे। हाँ, वही चश्मे वाला बंदा सबसे ज्यादा चिल्ला रहा था उस दिन, और आज वो पूरा वेतन स्नैक्स पर उड़ा चुका है। सिर्फ मासा ही था जिसने तब एक कसम खाई थी, चाहे जितनी भी जिल्लत झेलनी पड़े, एक भी येन खर्च नहीं करूंगा। ब्रो मस्ट बी लिसनिंग टू डेविड गॉगिन्स। अब मो की आंखें खुलती हैं। उसे समझ आता है, ये आइलैंड इतना शांत क्यों है, क्यों कोई बगावत नहीं करता, क्योंकि एडमिन्स ने 2 झूठे सपने दे रखे हैं। एक होप का सपना, परिसो पास, जो शायद कभी न मिले, और दूसरा प्लेजर का सपना, छोटी छोटी खुशियां जो उन्हें व्यस्त रखें। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप है, दर्द भूल जाओ, खुशी में खो जाओ। इतना खूबसूरती से डिजाइन किया गया कि मो अंदर से घिन से भर जाता है। वो चुपचाप अपनी जेब से नोट निकालता है और मासा के पास आता है। भाई, और कितना पैसा चाहिए तुझे पास के लिए? मासा सहम जाता है। इतना संवेदनशील सवाल अगर किसी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। उसकी आंखों में डर झलकता है। मेचियो पूरी तरह सीरियस है अपने इरादों को लेकर। वो गारंटी देता है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करेगा, बल्कि वो अपनी पूरी सैलरी मासा को दे देता है, ये सोचते हुए कि कम से कम ऐसा बंदा तो भाग निकलने का हकदार है। अगले सीन में रिवील होता है कि मासा के पास अब उसके टारगेट से सिर्फ 60,000 कम बचत है, और अब उसकी सेविंग्स डबल हो जाएंगी। मियो कैलकुलेट करता है कि सिर्फ 30 दिनों में वो परिसो पास खरीद सकता है। हालांकि मासा को ये गेस्चर पसंद आता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि कोई उसके लिए इतना क्यों कर रहा है। हमारा लड़का उसे बस इतना कहता है कि टेंशन मत ले, ये सब मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात, वो ओशन की सिचुएशन चेक करता है और पूछता है कि क्या आसपास कोई बोट डॉक है। मासा हाथ लहराता है और कहता है, खुद देख ले। और जब मो नीचे देखता है तो पता चलता है कुछ भी नहीं है। चारों तरफ सिर्फ खतरनाक क्लिफ्स हैं। तभी मो को एडवेंचर का कीड़ा काटता है और वो नीचे उतरने की कोशिश करता है। मासा घबराकर उसे रोकता है। ये करना इल्लीगल है बे। लेकिन हमारा हीरो हंसते हुए कहता है, इस नरक में अब भी कोई कानून बचा है क्या? जैसे ही मो नीचे चढ़ रहा होता है, तभी एक अजीब सी आवाज आती है। वो चौंक कर चारों ओर देखता है और तभी देखता है एक मिलिट्री ग्रेड ड्रोन हवा में मंडरा रहा है। वो SG नेमेसिस वर्जन 1 है, इतना एडवांस कि दुश्मनों के पसीने छूट जाएं। मो तुरंत ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और जैसे ही ऊपर पहुंचता है, वो मासा पर चिल्लाता है, भागो बे। मासा पहले तो कंफ्यूज होता है, लेकिन जब एक गोली उसके गाल को छूकर निकलती है, तब समझ आता है ये मजाक नहीं है। दोनों जान बचाकर दौड़ने लगते हैं। मासा चिल्ला रहा होता है और मो उसे चुप रहने को कहता है। मौत आएगी तो तेरे शोर से पहले आएगी बे। ड्रोन फायरिंग करता है, लेकिन मूवी वाले मेन कैरेक्टर की किस्मत देखो, एक भी गोली नहीं लगती। मो पीछे मुड़कर उस ड्रोन की स्पीड, डिजाइन और मूवमेंट देखता है और पहचान लेता है, ये SG नेमेसिस है। एक बार टारगेट लॉक हो जाए तो तब तक पीछा करता है जब तक टारगेट एग्जीक्यूटेड न हो जाए। चाहे तुम एंड्रू टेट की बुगाटी में बैठकर भागो, ये छोड़ेगा नहीं। इसी वजह से इसका निकनेम है मैड परस्यूअर। मो समझता है कि भागते रहने से कुछ नहीं होगा, इसलिए वो अचानक डायरेक्शन चेंज करता है और ड्रोन को एक डेड एंड की तरफ ले जाता है। मासा भी डरता है, लेकिन अब भरोसा करना ही पड़ता है। दोनों फुल स्पीड में जंगल की ओर भागते हैं। ड्रोन की ट्रैकिंग स्किल्स इतनी शार्प हैं कि सेकंड्स में पीछे आ जाता है। मो को मासा को पीछे घसीटना पड़ता है, क्योंकि बेचारा 16 घंटे की शिफ्ट के बाद दौड़ नहीं पा रहा। थकान अब मौत का साया बनती जा रही है, और तभी मो के दिमाग में एक आइडिया आता है। एक ब्रांच पर बैठा नन्हा सा चूहा उसे दिखता है। बस यही है उनकी जान बचाने का टिकट। वो बिना टाइम वेस्ट किए माउस को अपनी इन्वेंट्री में डालता है और दौड़ना शुरू कर देता है। वो मासा को कहता है, मेरी काउंटडाउन खत्म होते ही रुक जाना। मासा थक कर बोलता है, तू मरवाएगा, लेकिन वो ध्यान नहीं देता। और जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है, वो चूहे को पकड़कर माफी मांगते हुए जोर से ड्रोन की तरफ फेंकता है। ड्रोन तुरंत टारगेट चेंज करता है। ड्रोन की सेंसर चूहा पहचानते हैं और वही बन जाता है उसका नया टारगेट। गोलियों की बरसात होती है और वो मासूम चूहा शहीद हो जाता है। FS इन द चैट फॉर आवर फॉलन सोल्जर। लेकिन उसी बलिदान के बदले
मो और मासा को मौत के जबड़े से भाग निकलने का मौका मिल जाता है। दोनों गिरते पड़ते भागते हैं, सांसें फूली हुई, पसीने से लथपथ, लेकिन चेहरे पर एक बात साफ है, आज फिर मौत को धोखा दे दिया। वैसे ड्रोन अभी भी यहीं है, बस इतना हुआ है कि अब वो अपने डिटेक्शन फेज में है, यानी थोड़ी देर तक बस स्कैनिंग मोड में, यहाँ तक कि वो मासा के बिल्कुल चेहरे के पास आ जाता है, बस किसी हल्की सी मूवमेंट को पकड़ने के लिए। वहीं दूसरी तरफ मो इतना जकड़ चुका है डर से कि उसका शरीर 1 मिलीमीटर भी नहीं हिल रहा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसके माथे से बहता पसीना। सौभाग्य से वो साउंड इतना छोटा होता है कि ड्रोन उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। कुछ सेकंड्स की स्कैनिंग के बाद ड्रोन अपना फेस घुमाता है और एग्जीक्यूशन कंप्लीट डिक्लेयर करके उड़ जाता है। और ऐसे एसजी नेमेसिस के कोप से बचने में मो और मासा कामयाब हो जाते हैं। जान तो बच गई, लेकिन बाल बाल। मो मासा को सहारा देता है और बताता है कि ये जो मशीन थी वो अदलमीर मिलिट्री की बनाई हुई थी। एक ऐसा ड्रोन जो दुश्मन को मारने में दया नहीं करता, बल्कि ये इतना बेरहम था कि दुश्मन और अपने सैनिक में फर्क करना भी बंद कर देता था। इसलिए इसे वॉर से हटा दिया गया था। मासा तो सुनकर दंग रह जाता है, ऐसी मशीन को कोई वॉर जोन में क्यों भेजेगा? लेकिन मो का ध्यान कहीं और है। क्यों इस आइलैंड पर ऐसी जानलेवा टेक्नोलॉजी यूज हो रही है जिसे इंटरनेशनल लेवल पर बैन कर दिया गया था? क्या ऑल्डियर मिलिट्री का इस आइलैंड से कोई लिंक है? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन जवाब अब तक कोई नहीं। ड्रोन से बाल बाल बचने के बाद मो आखिरकार अपने घर लौटता है। छोटा बच्चा उसे देखकर उछल पड़ता है, जैसे कोई मरकर जिंदा लौट आया हो। बच्चा थोड़ा परेशान भी है कि मो को इतनी देर क्यों लग गई, लेकिन उसकी माँ प्यार से कहती है, अरे वापसी का स्वागत तो ठीक से कर। मो मुस्कुराता है और पूछता है, क्या पक रहा है? सामने आता है एक बर्तन जिसमें कोई अजीब सी स्टू पक रही है। क्यू पूरे गर्व से बताता है, आज स्पेशल डिश है। मो अंदर से थोड़ा एक्साइटेड होता है, लेकिन जैसे ही टेस्ट करता है उसकी आत्मा कांप जाती है। भाई का रिएक्शन ऐसा है जैसे वो गॉर्डन रैमसे के शो में गया हो और उसे कुत्तों का खाना परोसा गया हो। मुंह में जैसे ही एक चम्मच गया, मो का चेहरा ऐसा बनता है मानो जिंदगी के फैसलों पर पछता रहा हो। भाई ये खा रहा हूं या सजा काट रहा हूं? इतना खट्टा और बेस्वाद कि उसने कभी अपनी मिलिट्री की डिप्रेसिंग राशन भी इतनी बुरी नहीं खाई थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो इसे खाते हुए इतना खुश है जैसे हेवन का स्वाद छक रहा हो। मो समझ ही नहीं पाता कि कोई इतनी घटिया चीज को इतना एंजॉय कैसे कर सकता है। लेकिन जवाब आता है, कभी इससे भी बदतर खाया है। असल में इस आइलैंड पर लेफ्ट ओवर फूड भी लग्जरी है, क्योंकि जिंदगी में तो ये भी एक ट्रीट है। स्टू के अंदर पड़े मिट्टी के कीड़े भी उसे नूडल्स जैसे लग रहे हैं। वो एक छोटा सा मीट का टुकड़ा देखता है और खुशी से उछल पड़ता है, जैसे किसी ने उसे लॉटरी दे दी हो। लेकिन उसकी माँ चुप है, वो बेटे की तरफ आंख भी नहीं मिला पा रही। मो समझ जाता है यहाँ की सच्चाई किसी डार्क साइंस फिक्शन से कम नहीं है। बच्चा उस मीट को उठाकर खाता है जैसे कोई खजाना मिल गया हो। खाने के बाद क्यू मो की तरफ हाथ फैलाकर देखता है। मो कंफ्यूज है, ये क्या हो रहा है? बच्चा छिड़कर कहता है, भाई खाना बनाया है, पैसे तो दो। लेकिन बेचारा मो तो अपनी पूरी सैलरी मासा को दे चुका है। उसका चेहरा देखने लायक होता है जब वो कहता है, भाई अब से मेरी हर रोज की कमाई भी मासा को जाएगी। क्यू की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसका बेशकीमती स्टू गिर जाता है जमीन पर और वो सारा गुस्सा मुंह पर निकालता है। भाई बस प्रे कर रहा है कि उसे हार्ट अटैक ना आ जाए। क्यू का चेहरा इतना उदास हो जाता है कि मो को खुद अफसोस होता है। लेकिन फिर वो बर्तन को एक तरफ रखता है, सांस लेता है और कहता है, अब टाइम है प्लान शुरू करने का। मो क्यू को इंस्ट्रक्शन देता है, सारे लेफ्ट ओवर समेट ले और मेरे पीछे आ। क्यू को अब तक समझ नहीं आ रहा कि ये बंदा आखिर प्लान क्या कर रहा है, लेकिन मान ही जाता है। अगले सीन में दोनों जंगल में हैं, सामने एक टोकरी और बिखरे हुए खाने के टुकड़े। मो अपनी स्टू को जमीन पर पलट देता है। क्यू के लिए तो ये भूख में बर्बादी लग रही है, लेकिन हमारे लड़के के दिमाग में कुछ और चल रहा है। वो इन बासी खाने को यूज करना चाहता है एक ट्रैप सेट करने के लिए। वो जो टोकरी थी वो एक एंकर बन जाती है। जैसे ही कोई जानवर खाने आता है उसे कैच कर लिया जाएगा। मो को पूरा भरोसा है कि इस जुगाड़ से कम कोई छोटा मोटा एनिमल तो फंस ही जाएगा, अब चाहे वो जंगली चूहा ही क्यों ना हो। क्यों सुनकर थोड़ा घबरा जाता है, भाई राइट्स। लेकिन मो समझाता है, सीवर के चूहे बीमारियां फैलाते हैं पर वाइल्ड वाले प्योर प्रोटीन हैं। फिर कहता है, अगर तुझे रैट नहीं खाना तो कोई और चीज पकड़ लेंगे, टेंशन मत ले। फिर वो दोनों और गहरे जंगल की तरफ बढ़ते हैं। क्यों सोचता है, क्या हम और ट्रैप लगाने जा रहे हैं? उसे समझ नहीं आता कि इतने घने जंगल में ट्रैप लगाना क्यों जरूरी है। लेकिन मो एक हार्ड मांस का सोल्जर जानता है, जानवर ऐसे ही जगहों में छुपते हैं जहां कवर हो। और तभी क्यू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने वाले ट्रैप में एक चिड़िया फंसी होती है। सिंपल से बाइट से ये शिकार हो गया। मो मुस्कुराता है, आज की डिनर तो सेट है। क्यों खशी से चमक उठता है, अब असली खाना मिलेगा। लेकिन अब कट करते हैं सीन को माइंस के एडमिन बिल्डिंग में। वहां एची रिपोर्ट चेक कर रहा है। 650 टन निकाले गए हैं इस बार, लेकिन इसके साथ ही 9 गुलाम मर गए
सिर्फ थकावट से। पिछले हफ्ते में जितनी मौतें हुई हैं उससे ये बात साफ है, लोग कुपोषण और कमजोर शरीर के कारण दम तोड़ रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर वेसिमा कुछ इंसानियत दिखाता है, हमें इन्हें खाना और आराम देना चाहिए, लेकिन तभी एंट्री होती है उस घटिया कमीने इंसान की, अकीची। वो रिपोर्ट हवा में उछाल कर कहता है, ह्यूमन लाइफ, मुझे घिन आती है इस शब्द से। इस आइलैंड पर रहने वालों को वो इंसान मानता ही नहीं। वेसिमा कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन अकीची उसकी औकात याद दिला देता है। अगर मर रहे हैं तो मरने दो, मुझे सिर्फ आउटपुट चाहिए। और हफ्ते दर हफ्ते आउटपुट बढ़ भी रहा है। ये लालची भेड़िया सिर्फ अपने प्रमोशन की सोच रहा है। उसे इस भट्टी जैसे नरक में रहना भी मंजूर नहीं, बस पोजीशन ऊपर करनी है। वो कहता है, अगर एक एक गुलाम की जान निकालनी पड़े तो निकालो, बस मेरी रैंक बढ़नी चाहिए। वेसिमा का चेहरा सफेद पड़ जाता है, लेकिन रैंक में छोटा होने की वजह से वो कुछ कह नहीं सकता। फिर आता है फाइनेंशियल डेटा। इस हफ्ते की टोटल सैलरी थी 2.8 मिलियन येन और गुड्स की वैल्यू लगभग 2.5 मिलियन। रिकवरी रेट है लगभग 90%, यानी जो पैसा दिया लगभग पूरा वापस आ गया। अब आप पूछोगे, कैसे? याद है वो पीने खाने वाले बेवकूफ गुलाम जो अपनी पूरी कमाई खा पी कर उड़ा देते हैं? वही असली प्लान है। उन्हें खर्च करवा दो और पूरा पैसा फिर से सिस्टम में डाल दो। अकीची इसे जानवरों को ट्रैप में फंसाने जैसा मानता है। डायरेक्टर पूछता है, कोई अजीब रिपोर्ट? और तब जवाब मिलता है, एक गुलाम पैसा सेव कर रहा है पेरिसोपास के लिए। इस नाम को सुनकर पूरा रूम ठहाकों से भर जाता है। उन्हें लगता है कोई बेवकूफ ही होगा जो सोचता है कि 1 मिलियन येन सेव कर सकता है। लेकिन जहां सब हंस रहे हैं, अकीची इंटरेस्टेड हो जाता है। वो गंभीर हो जाता है। उसकी आंखों में वो खतरनाक चमक लौट आती है। कौन है ये स्लेव? जरा देखना पड़ेगा। अगले दिन सुबह सुबह मासा मो के दरवाजे पर आकर आवाज लगाता है, लेकिन आवाज पीछे से आती है, मैं यहां हूं। मासा पलटकर देखता है और उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। मो बाहर शर्टलेस ट्रेनिंग कर रहा है, ऐसे जैसे वो गोकू से फाइट करने निकला हो। उस नरक जैसे आइलैंड पर जहां खाना तक नसीब नहीं होता, ये बंदा बाइसेप्स फुल पंप में निकाल रहा है। मो बिना रुके पूछता है, क्या चाहिए? मासा हकलाकर बोलता है, वो काम पर चलना था। लेकिन उस वक्त उसके पास शब्द ही नहीं थे। मो ट्रेनिंग रोकता है और कहता है, कमजोर शरीर से कोई सपना पूरा नहीं होता। अगर उसे अपना मकसद पूरा करना है तो पहले उस पावर को फिर से हासिल करना होगा, जिससे वो उन गद्दारों को मिटा सके जिन्होंने उसके साथ धोखा किया। मासा कुछ नहीं समझता। उसे बस लगता है कि मो अजीब किस्म का पागल है जो खदान जाने से पहले फिटनेस कर रहा है। इतने में क्यू भी बाहर निकल आता है, आंखें मलते हुए। जैसे ही मासा अपना नाम बताता है, बच्चा भड़क जाता है। क्यों चिल्लाता है, यही है वो, यही है जिसने हमारे पैसे ले लिए। मासूमियत में वो कह देता है कि मो के सारे पैसे वो खाने के लिए सेव कर रहे थे। हमें पेट भर खाना तक नहीं मिलता। उसकी ये मासूम तकलीफ मासा को अंदर तक हिला देती है। एकदम से उसके दिमाग में यूई की यादें दौड़ पड़ती हैं। उसकी छोटी बहन जो भूखी होती थी और मासा उसके लिए ब्रेड रस्क्स बनाता था। वो वक्त, वो मुस्कान, वो प्यार, सब याद आता है। मासा झुककर क्यों से माफी मांगता है, सॉरी छोटे, मुझे नहीं पता था। वो बच्चे की तरह नहीं, एक इंसान की तरह उससे बात करता है। ये होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर वो कहता है, अगली बार मैं एक तोहफा लाऊंगा ताकि हम इस पल को भूल जाएं। क्यों थोड़ा झुंझलाता है, लेकिन मान जाता है, ठीक है, अगर गिफ्ट महंगा हुआ तो ठीक है। सब थोड़ी देर हंसते हैं। मो शर्ट पहनता है और सब निकलते हैं उस नरकीय खदान की ओर जहां हर सांस मौत के बराबर होती है। माइंस के अंदर माहौल बेहाल है। गुलाम लोग जानवरों की तरह काम कर रहे हैं, थकावट से मरने की कगार पर। मासा नोटिस करता है कि हैदा लड़खड़ा रहा है। वो तुरंत इशुका को इशारा करता है, उसकी जगह पकड़। इशुका तुरंत भागकर भारी बोरी थाम लेता है। ये लीडरशिप स्किल देखकर डायरेक्टर खुद आ जाता है साइट पर। अकीची, लोग हैरान रह जाते हैं। अकीची मासा के केयरफुल रवैये से इंप्रेस होता है। शायद अफवाहें सही थीं। मासा सोच रहा है, मुझ जैसे कीड़े में ऐसा क्या देख लिया इस आदमी ने। तभी अकीची बोलता है, तुमने बिना किसी हिंसा के टीम से हाई क्वालिटी रिजल्ट्स निकाले हैं। मासा कांपते हुए झुक जाता है, थैंक यू सर। लेकिन अकीची के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो कहता है, मैं तुम्हें बोनस देना चाहता हूं तुम्हारे काम के लिए। इतने सालों में किसी गुलाम को कभी इनाम नहीं मिला। मासा शौक में है और वेसिमा के चेहरे पर नफरत दिखती है। वेसिमा को कुछ गड़बड़ लग रही है और हमारे लड़के मो की नजरें भी सब कुछ शार्पली ऑब्जर्व कर रही हैं। अकीची कहता है, बोनस की बात ऐसे मत करो, इस माइंड में बहुत से नीच लोग हैं। चलो किसी सेफ जगह बात करते हैं। मासा, जो अब सपने देख रहा है, मो से कहता है, भाई शायद अब परिजो पास सच में मिल सकता है। लेकिन मो का चेहरा शांत नहीं है। वो खतरे को सूंघ चुका है। उसकी आंखें साफ कह रही हैं, कुछ तो गलत होने वाला है, बहुत गलत। उसे मासा को होशियार रखने की जरूरत महसूस होती है क्योंकि पूरी सिचुएशन कुछ गड़बड़ लग रही है।
लेकिन इनाम की खुशी में डूबा मासा सोचता है कि सब ठीक ही होगा। शायद ये मेहनत का फल है, एक तरह का ब्लेसिंग है। वो बिना सोचे अकीची के ग्रुप के पीछे दौड़ पड़ता है। जाने से पहले कुसुनागी एक आखिरी बार मो को नाम लेकर बुलाता है और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मलिशियस सी मुस्कान आ जाती है। वो पूछता है, डर लग रहा है क्या कि तेरे दोस्त के साथ कुछ होने वाला है? कुसुनागी फिर कैजुअली बोलता है कि आज की गैदरिंग मासा के घर होगी और अगले सीन में वही होता है। बेचार मासा अपने लो क्लास से दिखने वाले घर में अकीची और उसके लोगों को ले आता है। थोड़ा शर्मिंदा होकर कहता है, ये जगह थोड़ी गंदी है, लेकिन डायरेक्टर उसका मूड काटता है और कहता है कि बंद कमरा उनके डिस्कशन के लिए परफेक्ट है। अब तो मुझे भी डेथ फ्लैग्स दिखने लगे हैं। एफ्स इन द चैट फॉर मासा। फिर मासा झिझकते हुए सबको अंदर बुलाता है और बोलता है, आराम से बैठो यार, मैं चाय बनाता हूँ। लेकिन तभी सब बदल जाता है। डायरेक्टर की असली शक्ल सामने आ जाती है। उसकी नजरों में घिन है उस गंदे घर के लिए। मासा अभी कुछ समझ भी नहीं पाता कि अकीची अपने आदमियों को इशारा कर देता है, हर कोना छान मारो, पैसे चाहिए। और फिर जो होता है, मसा की दुनिया ही लूट ली जाती है। उसके सामने उसके घर की चीजें फेंकी जाती हैं, हर चीज उलट पलट दी जाती है। मासा रोक भी नहीं पाता और तभी कुसनागी उसे सीधा पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है। मारा ऐसा कि मासा जमीन पर गिरकर उल्टियां करने लगता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तभी एक आदमी उसकी पीठ पर चढ़ जाता है और दोनों हाथ जोर से पकड़ लेता है। मासा की हालत ऐसी हो जाती है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। तभी एक और आदमी, जो पूरे आइजन वाइब में ग्लासेस एडजस्ट करता है, बताता है कि मासा परिसो पास खरीदना चाहता था। डायरेक्टर उसे डांटते हुए पूछता है, पैसे कहाँ छुपा रखे हैं? और मासा बस चुप खड़ा है। फिर डायरेक्टर उसे बालों से पकड़कर खींचता है जैसे कोई जानवर हो। कहता है, मेरा टाइम वेस्ट मत कर। और फिर एक भयंकर धमकी देता है, अगर तूने नहीं बताया तो पैसे से ज्यादा कुछ खोएगा। तभी मासा को समझ आता है कि जो स्पेशल बोनस की बात हुई थी वो सब झूठ था। अब वो रोते हुए मिन्नतें करता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बस एक गुलाम हूँ। लेकिन अची को एक्सक्यूजेस पसंद नहीं। वो मासा को जमीन पर गिराकर जोर से स्लैप मारता है। मासा फिर भी नहीं मानता तो डायरेक्टर अगले फेज का ऑर्डर देता है। एक आदमी प्लायर्स लेकर मासा की ओर बढ़ता है। मासा डरा हुआ अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन उस बेरहम आदमी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो सीधे प्लायर्स को मासा के मुंह में डालता है, उसके सामने के दांत को पकड़ता है और खींचना शुरू कर देता है। मासा दर्द में चीखता है, रोता है, तड़पता है, लेकिन कोई नहीं रुकता। डायरेक्टर बस कहता है, अगली बार चुपचाप बोल देता तो ये सब नहीं होता। रक्त की धार बहती है। मासा सदमे और एग्नी में अपनी चेतना खोने लगता है, लेकिन अकीची वहीं नहीं रुकता। वो तो और भी एक्साइटेड हो जाता है ये सब दोहराने के लिए। वो साफ कहता है, अगर अगली बार तूने फिर मुंह नहीं खोला तो एक एक करके हर चीज खोएगा। इसके बाद सीन कट होता है और हम बाकी मजदूरों को दिखते हैं जो अपने ब्रेक टाइम में बैठकर बात कर रहे हैं। मासा की लंबी गैर मौजूदगी पर वो बातें कर रहे हैं, कुछ मजाक में कह रहे हैं। लगता है डायरेक्टर को मासा बहुत पसंद आ गया, लेकिन हमारा बंदा मोयो उतना नाइव नहीं है। तभी डेप्यूटी डायरेक्टर वीमा वापस आता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डिसअपॉइंटमेंट और सैडनेस है। मोयो उससे सीधे पूछता है, मासा कहाँ है? लेकिन वीमा एक्ट करता है जैसे कुछ जानता ही नहीं। मोयो फिर भी पीछे नहीं हटता। मुझे पता है तुम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हो। वीमा थोड़ा डर जाता है। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई इतना बोल्ड होगा, लेकिन फिर भी मोयो की सेफ्टी के लिए वो उसे एक आखिरी सलाह देता है, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो और गहराई में मत जा। हमारा लड़का उस सलाह से बेहद झुंझला जाता है, लेकिन अफसोस इस हालत में वो ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। अगले दृश्य में हमें पता चलता है कि मासा की वहशी यातना अभी खत्म नहीं हुई है। उसके ज्यादातर दांत टूट चुके हैं और वो दर्द में कराहे बिना एक शब्द भी नहीं बोल सकता। उसे जमीन पर रेंगते देख अकीची सलाह देता है कि अब विरोध बंद कर दे, वरना जिंदगी भर ठीक से खाना नहीं खा पाएगा। अपने बचे खुचे दांतों के साथ मासा चीखता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कुछ कह भी नहीं सकता। उसका ये जिद्दी रवैया डायरेक्टर को और भी भड़का देता है और वो यातना को और बढ़ा देता है। मासा का एक और दांत टूटता है, लेकिन इस बार बात और भी डरावनी है। उसका वही टूटा हुआ दांत उठाकर उसी की मसूड़ों में जबरन घुसेड़ा जाता है। दर्द ऐसा कि जैसे नसें फट जाएं, और अकीची मुस्कुराता है जैसे उसने कोई दया दिखाई हो। अब डायरेक्टर की यातना का असली तरीका सामने आता है, सारे दांत तोड़ना और फिर एक एक को वापस उसी के मुंह में लगाना। ये था उसका सिंगिंग ट्यून, एक्सट्रैक्शन और रीइम्प्लांटेशन। मासा का मुंह लहूलुहान है, कोई रहम नहीं, कोई ब्रेक नहीं। पूरी क्रूरता के साथ उसे तोड़ा जा रहा है। एक एक पल, एक एक चीख उन शैतानों को मजा दे रही है। डायरेक्टर अपनी दरिंदगी में डूबा है और दूसरी तरफ मासा दर्द में चिल्ला रहा है। एक और यातना सेशन के बाद डायरेक्टर फिर से पूछता है, अब तो बोल देगा ना पैसे कहाँ हैं? लेकिन मासा अब भी अपनी टूटी हुई हड्डियों और बिखरे दांतों के साथ जमीन पर पड़ा है।
उसके पास बस एक ही सहारा है, अपनी बहन की प्यारी यादें, उस आजादी की, उस मासूम मुस्कान की, उस भविष्य की जो उसे इस नर्क से बाहर निकाल सकती है। मासा अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। उसके दिल में एक ही वादा है, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। उसकी छोटी बहन यूई को एक मेडिकल सर्जरी की जरूरत थी। सर्जरी सफल रही, लेकिन पैसे के बारे में सुनकर यूई दुखी हो गई। लेकिन मासा ने उसे कुछ महसूस नहीं होने दिया। बोला, मुझे नई नौकरी मिल गई है, अब मैं खूब पैसे कमाऊंगा तुम्हारे लिए। और आज चाहे जो भी हो, मासा टूटेगा नहीं। वो नहीं चाहता कि उसकी बहन अकेली रह जाए। और सच कहें, इस पल में मासा मेरा भी फेवरेट कैरेक्टर बन गया है, मो से भी ज्यादा। क्या कमाल का बंदा है ये। दूसरी तरफ डायरेक्टर अब चौंक चुका है। कैसे एक गुलाम अब तक इतना डटा हुआ है, इतना टॉर्चर, और फिर भी हार नहीं मानी। अखीची के पास भी अब ज्यादा आइडिया नहीं बचा। तभी कुसनागी आगे बढ़ता है और आते ही अपने ही आदमियों को लात मारता है। डायरेक्टर खुद हैरान है इस सीन पर। एक गोल्डन बालों वाला मसल मैन कहता है कि उनके टॉर्चर के पुराने तरीके काम नहीं कर रहे और अब उसे कुछ अलग करना होगा। अकिची कुछ पूछ भी नहीं पाता कि कुसनागी आगे बढ़कर मासा को पकड़ता है और कहता है, तेरे हौसले पर फक्र है मुझे। मगर इसी फक्र के साथ वो एक हाई मेकर 9000 घूंसा जड़ता है मासा की पसलियों में। हड्डियां चटकती हैं, खून उगलता है और दर्द की एक नई दुनिया खुल जाती है। मासा अब सांस लेने के लिए भी तरस रहा है। कुसनागी फिर मुस्कुराता है। जो लोग मार खाने के बाद भी नहीं बोलते, वही मजेदार होते हैं। यानी कि ये बीस्ट टॉर्चर को एंजॉय कर रहा है। फिर एक और मुक्का तैयार करता है, ऐसा मुक्का जो हड्डियां तोड़ने के लिए बना है। मासा सोचता है, ये पंच उन दांतों की यातना से भी ज्यादा दर्दनाक है। अगला पंच उसके सिर पर पड़ेगा और अगर ये लगा तो शायद ये उसका आखिरी पल होगा। और उसके आखिरी विचार फिर से वहीं पहुंचते हैं, अपनी बहन की यादों में। वो बहन जो बस इतना चाहती है, भाई सुरक्षित लौट आए। डायरेक्टर से बात के बाद जैसे ही वो लोकेशन पर पहुंचता है, वहां कुछ नहीं होता। सिर्फ एक इंसान पड़ा होता है, लहूलुहान, सांसें अटकी हुई, लेकिन होश में इतना कि उसका नाम ले सके। मोयो उसे थामता है। उसका मिलिट्री एक्सपीरियंस कहता है, ये हालत बहुत खतरनाक है। मासा की रिब्स टूट चुकी हैं, सांसें तेज हैं, मतलब रिब शायद फेफड़े में घुस गया है। चेहरा सूजा हुआ, नेजल और आई सॉकेट फ्रैक्चर्स साफ दिखते हैं। दांत तो हैं ही नहीं, सिर भी डैमेज हो चुका है। ये हालत देखकर मियो की उम्मीदें भी धीरे धीरे मरने लगती हैं। लेकिन तब मासा बोलता है टूटी फूटी आवाज में, माफ कर भाई, मैंने तेरी बात नहीं मानी। वो सच में मेरे पैसों के पीछे थे, लेकिन मैंने नहीं तोड़ा खुद को। वो हंसने की कोशिश करता है, जैसे कुछ जीत गया हो। लेकिन ये जीत भी क्या, जब तू खुद मर रहा हो। अब वो फैसला करता है, ये सारे पैसे तेरे हवाले मियो, तू ही अब कुछ कर सकता है। लेकिन मियो को फेवर्स लेना पसंद नहीं। उसे अब भी भरोसा है कि मासा बच सकता है। मगर मासा की आंखों में वो सच्चाई है। वो जानता है उसका वक्त पूरा हो गया है और अगर उसने अभी पैसे नहीं सौंपे तो सब बेकार जाएगा। वो धीरे से बताता है, एक पेड़ के पास, जमीन के नीचे, वहीं सब दफन है। मैंने दिन रात एक करके ये कमाया है, मियो अब तेरे हवाले। फिर मासा बोलता है, एक रिक्वेस्ट है भाई, मेरी बहन यूई होंजो, अगर तू इस आइलैंड से निकले तो उसे ढूंढना। उसे बताना कि उसका भाई उसे आखिरी वक्त तक नहीं भूला। ये सुनकर मियो चौंक जाता है। मासा अपनी यादों में खो जाता है। उसने अपनी फेवरेट स्कर्ट काट के मुझे गिफ्ट दिया था, सिर्फ इसलिए कि मैं काम कर रहा था। ये सुनकर मियो की आंखें भीग जाती हैं। मासा मुस्कुराता है, जैसे दर्द अब उसके लिए मायने नहीं रखता। बस बहन की याद और भरोसा मियो पर, यही काफी है। मियो उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन मासा चिल्लाता है, वादा कर मियो, यूई को ढूंढेगा, उसे बताएगा कि उसका भाई आखिरी पल तक सिर्फ उसे याद करता रहा। फिर मासा की आंखें बंद हो जाती हैं, उसकी सांसें थम जाती हैं, उसकी आत्मा इस नरक से मुक्ति पा लेती है। मियो चुपचाप उसे पकड़ता है, उसकी आंखें बंद करता है। इस आखिरी विदाई में कोई शोर नहीं, सिर्फ एक भाई की आखिरी ख्वाहिश और एक दोस्त का मौन वादा। हर आंसू जो मासा ने बहाया, उसमें उसकी बहन की एक याद बसी थी। क्या ही खूबसूरत अंत था ये। बाहर मोयो अपने दोस्त की लाश को प्रॉपर दफनाने ले जाता है, लेकिन कोई उसे पास से देख रहा होता है। मासा ने जिस पेड़ का जिक्र किया था, मो वहीं पहुंचता है और तुरंत खुदाई शुरू करता है। थोड़ी देर बाद उसे एक बॉक्स मिलता है, मासा की जिंदगी की कमाई। वो बॉक्स खोलता है और अपने दोस्त की लाश की तरफ देखकर बोलता है, भाई मैंने संभाल लिया तेरे ख्वाब को। उसकी बहन ने जो कपड़ा उसे दिया था, वही अब उसकी बांह पर बंधा है। मो उस गांठ को खोलता है और मास्क की तरह चेहरे पर बांध लेता है। मासा को आखिरी सलाम देता है, लेकिन जैसे ही सब कुछ शांत लगने लगता है, वहीं एंट्री मारते हैं अकीची और उसके घटिया गुर्गे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि मासा ने टॉर्चर झेलते हुए भी पैसा नहीं छोड़ा। मर गया, लेकिन झुका नहीं। डायरेक्टर की आंखों में तो ये एक लूजर का सही एंड है। मो चुपचाप स्टेयर करता है। अकीची बोलता है, चल बे, पैसा दे दे चुपचाप। मो उठता है और ऐसा साइड आई देता है कि हवा भी थम जाए। ब्रो साफ इनकार कर देता है। डायरेक्टर को लगता है कि एक और बेवकूफ गुलाम मिला है।
उसके आदमियों को हुक्म देता है, जाओ पैसे छीन लो। 3 बंदे एक साथ मुंह पर झपटते हैं। उन्हें लगता है नंबर्स उनका वेपन है, लेकिन सामने मेन कैरेक्टर हो तो नंबर्स भी कुछ नहीं। मो का पहला पंच इतना खतरनाक होता है कि सामने वाले की सांस ही उड़ जाती है। फिर वो दूसरा बंदा देखता भी नहीं कि कब कॉम्बो पड़ा। तीसरा बंदा स्नीक अटैक करता है, लेकिन मो उसे जॉ ब्रेकर 9000 वाला अपरकट दे मारता है। तीनों वहीं ढेर। फिर पहली बार मो बोलता है, ये पैसा मेरे दोस्त ने मुझे सौंपा है, ये अब मेरे मिशन का हिस्सा है, और जो भी इसे छूने की कोशिश करेगा मिटा दूंगा। डायरेक्टर को लगता है, ठीक है, अब हाथ की जगह बंदूक चलेगी। भाई को लगता है ग्लॉक ही हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। हाँ, मालूम है वो ग्लॉक नहीं पकड़े हुए, बट यू गेट द आइडिया। मो वेपन देखकर अलर्ट हो जाता है। इतना फास्ट तो है, पर गोली को तो नहीं मार सकता ना। लेकिन तभी कुसानागी आगे आता है। वो डायरेक्टर को सलाह देता है, छोड़ो गोली वोली, मुझे इससे निपटने दो। असल में ये एडवाइस नहीं, ईगो है। ये वही बंदा है जो पहली फाइट में हार गया था और अब रीमैच चाहता है। ब्रो को तो बस फाइट चाहिए, किसी भी बहाने से। डायरेक्टर बोलता है, ना, जल्दी खत्म कर इसे। दोनों फाइटर्स स्टैंस में आ जाते हैं। अब ऑब्वियस है, मो क्लियरली आउटक्लास्ड है। साइज में, पावर में, सब में कुसानागी भारी है। जैसे शेर अपने शिकार पर कूदता है, वैसे वो मो पर अटैक करता है। फाइट शुरू होती है। मो ब्लॉक्स, डिफ्लेक्ट करता है और ज्यादा डैमेज नहीं लेता। इसी छोटे से एक्सचेंज में उसे कुसानागी की फाइटिंग स्टाइल समझ में आ जाती है। प्रोफेशनल बॉक्सर वाइब्स आ रही हैं और खुद कुसानागी भी उसके फुटवर्क की तारीफ करता है। लेकिन कुसानागी को लगता है, भाई डॉज तो कोई भी कर सकता है, ज्यादा देर नहीं टिकेगा। पर उसे नहीं पता, हमारे मो के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड ऑन है। ब्रो इन्फिनिट डॉज करता है और लिवर पे एक घूंसा जड़ता है। अटैक सॉलिड था, पर कुसानागी पे कुछ असर ही नहीं, जैसे कुछ फील ही नहीं हुआ। ये बताता है कि स्ट्रेंथ का क्या लेवल है। मो के लिए अब गेम नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। तभी कुसानागी एक सॉलिड पंच से उसे उड़ा देता है, इतना पावरफुल कि मो को स्टैंस संभालने में एक पल लग जाता है। अगीची हंसता है, एक बिल्ली कितनी देर तक बाघ से बच सकती है। बॉडी का फ्रेम भले ही भारी हो, पर ह्यूमन स्कल की लिमिट्स होती हैं। ये मो का पहला क्लीन हिट है और टाइड्स शिफ्ट होने लगते हैं। पर कुसानागी, वो उल्टा खुश होता है। पहली बार कोई उसे चैलेंज कर रहा है और ये उसे मजा दे रहा है। दोनों दोबारा स्टैंस लेते हैं, लेकिन अब कुसानागी स्मार्टर है। वो मो की काउंटर स्टैंस को पढ़ लेता है। अगला पंच फेक होता है, ये एक फेंट है, और जैसे ही मो रिएक्ट करता है, असली अटैक आता है, एक घातक किक। डायरेक्टर के नजरिए से ये लग रहा है जैसे मो सिर्फ पंचेस ऑब्जर्व कर रहा था, पर सच ये है कि कुसानागी किक्स भी फेंकता है। सेकंड्स के अंदर मीचियो की इंट्यूशन ऑन हो जाती है। वो तुरंत अपना स्टैंस एडजस्ट करता है और उस डेडली किक को हेड से ब्लॉक करता है। उसकी टाइमिंग इतनी परफेक्ट होती है कि कुसानागी शॉक्ड रह जाता है। वो ओपनिंग मिस कर देता है और मो टैकल करके उसे जमीन पर गिरा देता है। इतना बड़ा ब्रूट जमीन पर गिरता है, ये सीन देखकर डायरेक्टर की रूह तक हिल जाती है। खुद कुसानागी भी चौंक गया है, जैसे मो ने उसके फेंट और किक का प्लान पहले ही पढ़ लिया हो। मो उसे दबोच कर रखता है और कामली एक्सप्लेन करता है, तेरे लोअर स्टैंस में फर्क था, तभी समझ गया कि तू किकर भी है। फिर वो एल्बो से एक भयानक शॉट मारता है, ऐसा शार्प कि कुसानागी के चेहरे से आग निकल जाए। ब्रूटल हिट के बाद मो एक और एल्बो के लिए प्रिपेयर करता है, फाइनल ब्लो के लिए। लेकिन तभी कुसानागी समहाउ पलटता है टेबल्स और मो की गर्दन पकड़ लेता है। अब सिचुएशन डेंजरस है। मो की नेक पकड़ ली गई है, एस्केप मुश्किल है। कुसानागी हंसते हुए कहता है, तू बहुत करीब आ गया जीतने के, पर एक बात भूल गया। फिर वो उसे जमीन पर स्लैम करता है और सीधे गला दबाना शुरू कर देता है। ये मार्शल आर्ट्स फाइट नहीं है, ये है स्ट्रीट प्रॉल, जहां रूल्स एग्जिस्ट नहीं करते। अब मो स्ट्रगल कर रहा है, सांस नहीं ले पा रहा। डायरेक्टर अकीची मीनवाइल पूरा एंटरटेनमेंट ले रहा है। उसने कभी कुसानागी को किसी के खिलाफ इतना सीरियस होते नहीं देखा। कई गुलाम पहले भी बगावत कर चुके थे, कुछ मार्शल आर्टिस्ट भी थे, लेकिन अंत में सब कुसानागी के हाथों स्लॉटर हुए, क्योंकि ये बंदा फाइट करता है गंदा, एक सच्चा ब्रॉलर। उसे रूल्स की परवाह नहीं। वो मानता है कि मार्शल आर्टिस्ट्स उसके सामने बच्चे हैं। उसका एक्सपीरियंस उसे कॉन्फिडेंस देता है और वो मो का दम घोंट रहा है। लेकिन हमारे भाई ने हार नहीं मानी। मो अप्लाई करता है एक प्रिसाइज पाल्म स्ट्राइक कुसानागी की गर्दन पर। साथ ही अपने पैरों की पोजीशन बदलकर एक ऐसा एंगल बना लेता है जिससे ओपोनेंट की पकड़ कमजोर हो जाती है। कुसानागी अब रियलाइज करने लगा है, ये बंदा कोई मामूली लड़ाका नहीं है। उसके दिल में पहली बार डर पैदा हो रहा है। जी स्टाइल की तो वो है क्राव मागा, एक डेडली मार्शल आर्ट जो स्पेशल फोर्सेस यूज करते हैं। पर इतना ही काफी नहीं। मो एक पत्थर उठाता है और कुसानागी का सिर कुचलने के लिए उसे पूरी ताकत से उठाता है। पत्थर उसके हाथ में है और उसका निशाना साफ है, कुसानागी की खोपड़ी। लेकिन तभी कियो की आवाज उसके जहन में गूंजती है, वो बच्चा जिसने एक रूथलेस किलर से कहा था कि वो मर्डरर मत बनो। ये याद आते ही मो रुक जाता है, पत्थर को दूर पानी में फेंक देता है। लगता है
लड़ाई खत्म हो गई है, कुसानगी बेसुध है, लेकिन नहीं, 1 मिनट बाद ही वो फिर से उठ खड़ा होता है, आधे दांत टूटे हुए, फिर भी वो बोल रहा है, मजा आया। लड़ाई फिर से शुरू होने वाली है। मो को भी समझ आ जाता है कि राउंड 2 शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही अकीची पीछे से अपनी गन लोड करता है। मो तुरंत नीचे झुकता है और गोली चकमा खा जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से कुसानगी सीधा उस गोली के रास्ते में आ जाता है। उसके सीने में गोली लग जाती है। दूसरी ओर मिचियो गिरने ही वाला था, लेकिन क्लिफ के किनारे को पकड़कर अपनी जान बचा लेता है। कुसानगी अब भी सदमे में है कि क्या ही हो गया, लेकिन अब लड़ाई का अंत तय हो चुका है। डायरेक्टर उस वक्त फ्रस्ट्रेटेड था कि उसने एक बार में गुलाम को खत्म करने का मौका मिस कर दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उसे कुसानागी को गलती से गोली मारने पर कोई गिल्ट नहीं था। उसकी नजर में वो सिर्फ एक लूजर था जो एक गुलाम को भी खत्म नहीं कर पाया। ब्लॉन्ड ब्रूट गुस्से में उसे गालियां देता है, लेकिन वो साइको डायरेक्टर बड़ी ही ठंडी मुस्कान के साथ बोलता है, जिस नौकर से काम ना निकले उसे तो कुत्ते की तरह मार देना चाहिए। और इसी बगावत में कुसानागी अपने आखिरी हमले के लिए आगे बढ़ता है। हाँ ब्रो, सच में उस आदमी पर चार्ज करता है जिसके हाथ में गन है और जो उस पर निशाना साध रहा है। अकीची बड़ी खुशी से उस पर कई गोलियां चलाता है। अब मुझे नहीं पता ये ब्लॉन्ड बंदा कौन सा प्लॉट आर्मर पहन के आया है, लेकिन गोली खाने के बावजूद कैसे भाग रहा है। डायरेक्टर खुद चौंक जाता है। व्हाट द फज इज हैपनिंग। कुसानागी अपने आखिरी रिबेलियन में पूरा ताकत लगाकर एक टेक्सास स्मैश डायरेक्टर के चेहरे की ओर घुमा देता है। अकीची जानता है कि अगर ये पड़ा तो उसका चेहरा आईने में दिखना बंद हो जाएगा, इसलिए वो अपना एम बॉट एक्टिवेट करता है और एकदम क्लीन हेडशॉट मारता है, जिससे कुसानगी की फ्यूरी यहीं पर खत्म हो जाती है। उसका मुक्का अकीची के चेहरे से कुछ इंचेस की दूरी पर रुक जाता है, लेकिन डर इतना होता है कि डायरेक्टर लिटरली अपनी पैंट गीली कर देता है। कुसानागी की लाइफलेस बॉडी जमीन पर गिरती है और डायरेक्टर पागलों की तरह हंसने लगता है। वो इस पल को सेलिब्रेट करता है, कुसानागी की लाश को लात मारते हुए, जैसे कह रहा हो, गुड रिडेंस मैड डॉग। सच में ब्रो के डेड बॉडी से उसे इतनी प्रॉब्लम है कि वो उसे बार बार लात मार रहा है। अकीची अपने बचे खुचे सिपाहियों पर चिल्लाता है, तुरंत रिपोर्ट तैयार करो, इस बंदे की मौत का इल्जाम मिचियो पर डाल दो, बोलो उसने गन चुरा ली थी। फिर वो वापस उस शख्स की ओर मुड़ता है जो इन सबका जिम्मेदार है। मिचियो दूर से उसे घूर रहा है, काल्म और कैलकुलेटिंग नजर से। डायरेक्टर उसे अपलॉड करता है कि उसने यहाँ तक पहुंचकर अपनी ताकत साबित की, लेकिन साथ ही अकीची उसे याद दिलाता है कि एक आदमी कभी भी जंग नहीं जीत सकता, आखिर में तो वेपन्स और स्ट्रेटेजी ही जीतते हैं। अचानक मिचियो दोनों हाथ ऊपर उठा देता है, सरेंडर का इशारा। अकीची को एक पल के लिए झटका लगता है कि इतना ताकतवर फाइटर भी गन के आगे डर गया। मिचियो एक शब्द भी नहीं बोलता, बस अपने सरेंडर की पोजीशन मेंटेन करता है। अकीची को उसकी जान बख्शने का कोई मूड नहीं, आखिर उसके बुलेट्स और टाइम दोनों बर्बाद हो गए। एरोगेंटली अकीची उसके पास चलता है, पॉइंटिंग आउट करता है कि उस गुलाम ने बड़ी गलती की क्लिफ के एज की ओर भागकर। तभी मो पहली बार बोलता है, एक्चुअली मैंने सही चॉइस की थी। तभी एक अजीब सी आवाज आती है। डायरेक्टर चौंक कर पूछता है, ये आवाज कहाँ से आ रही है? याद है ना वो एम्बॉट ड्रोन्स जो पहले देखे थे? हाँ, मो के क्लिफ के पास पहुंचते ही वो एक्टिवेट हो जाते हैं। डायरेक्टर अब समझ जाता है कि होने क्या वाला है, और हम भी। उसके गार्ड्स को समझ में आने से पहले ही मैड परस्यूअर ड्रोन ने उन्हें शूट कर दिया। एक बंदा जमीन पर गिरता है और अकीची का चेहरा स्याह हो जाता है। उसे एहसास हो चुका है कि उसका गेम ओवर है। ड्रोन के सामने सबके चेहरों पर दहशत साफ झलकती है। मशीन किसी को नहीं बख्शती, चाहे वो कोई भी हो। 2 गार्ड्स उल्टी दिशा में भागने की कोशिश करते हैं, पर ड्रोन उन पर परस्यूट मोड एक्टिवेट कर देता है। अब ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक टारगेट एलिमिनेशन ना हो जाए। अब चलिए थोड़ी देर के लिए मिचियो के थॉट्स में घुसते हैं। उसके मन में एक ही बात है, मैड परस्यूअर नोटोरियस है किसी भी मूविंग टारगेट को मारने में, बिना किसी हेजिटेशन के। और वही होता है, दोनों भागे हुए गार्ड्स एक सैटिस्फाइंग तरीके से गिराए जाते हैं। डायरेक्टर, जिसने अभी तक मो के सिर पर गन तानी हुई थी, अब लिटरली कांप रहा है। हमारा बॉय समझ चुका है कि ये बास्टर्ड अकीची अब बिल्कुल हिल भी नहीं रहा, क्योंकि उसे पता है ड्रोन्स किसी भी मूवमेंट पर रिएक्ट करते हैं। अभी दोनों के बीच एक परफेक्ट स्टैंड स्टिल बना हुआ है। अगर कोई भी हिला तो एलिमिनेशन कंफर्म है। ड्रोन अब पूरे इलाके का सर्वे कर रहा था और दूसरी तरफ अकीची अपने मन में उलझा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक मामूली स्लेव ने कैसे इस ड्रोन को यहाँ तक लाकर खड़ा कर दिया। बाकी के स्लेव्स को तो इस ड्रोन के एग्जिस्टेंस के बारे में भी पता नहीं था, लेकिन इस वक्त अकीची को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। उसका एकमात्र मकसद था इस खतरनाक स्लेव को मार गिराना। पर जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला था, मोयो ने फिर बोलना शुरू किया। वो डायरेक्टर को याद दिलाता है कि अगर उसने ट्रिगर दबाया तो सिर्फ मोयो ही नहीं मरेगा, बल्कि ड्रोन उसे भी छेद डालेगा। अकीची को उसकी बातों पर शक होता है। उसे लगता है कि मोयो सिर्फ ब्लफ कर रहा है। डायरेक्टर मानता है कि ड्रोन की डिटेक्शन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड नहीं कि वो एक छोटे से ट्रिगर मूवमेंट को पकड़ सके।
मोयो भी यह बात जानता है, लेकिन अब उसका मकसद टाइम खरीदना है। इसलिए वो अकीची को प्रोवोक करता है। दबा ट्रिगर, डरता क्यों है? देख लेते हैं ब्लफ है या नहीं। अब डायरेक्टर इतना डर गया है कि उसका हाथ कांप रहा है, पर फिर भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा ट्रिगर खींचने की। अकीची के मन में डर साफ था, लेकिन गुस्सा भी कम नहीं। उसे गुस्सा था कि एक स्लेव उसके सामने खड़ा है और उसे कायर कह रहा है। उसके दिमाग में ये भी घूम रहा है कि क्या वाकई ड्रोन एक ट्रिगर खींचने भर से हमला कर देगा। वो नहीं चाहता अपनी जान खतरे में डालना। वहीं दूसरी तरफ मोयो अपने ब्लफ से समय खींच रहा था। उसे पता था कि ड्रोन थोड़ी देर हवा में हॉवरिंग करेगा और फिर अपने इनिशियल पोजीशन लौट जाएगा। उसी गैप में वो डायरेक्टर पर हमला करेगा और सिचुएशन पलटेगा। अब ये सब एक पेशेंस बैटल में बदल गया था। हवा में ड्रोन था, नीचे जमीन पर डर और घमंड से भरा डायरेक्टर, और सामने खड़ा एक घायल लेकिन चालाक स्लेव। तभी जंगल की ओर से एक तेज हवा का झोंका आता है जो ड्रोन को थोड़ा असंतुलित कर देता है। अकीची को मौका मिल जाता है। बिना देर किए वो ट्रिगर दबा देता है। और नहीं, ये वो कहानी नहीं है जिसमें प्रोटैगनिस्ट पॉइंट ब्लैंक बुलेट्स डॉज कर ले। गोली मोयो के कंधे को चीरते हुए निकलती है और उसके रिस्पॉन्स की वजह से ड्रोन उसे तुरंत टारगेट लॉक कर लेता है। अब मोयो जान गया था कि उसके पास वक्त नहीं है। वो बिना कोई सोच विचार किए आगे की तरफ दौड़ता है। ड्रोन ने गोलियों की बारिश शुरू कर दी थी, पर मोयो अब तक बचता रहा। फिर उसने एक खतरनाक कदम उठाया। वो क्लिफ से कूद गया, लेकिन दिक्कत ये थी कि हवा में डॉज करना नामुमकिन था और ड्रोन की एक गोली उसके थाई में जा लगी। ऊपर से अकीची खड़ा हंस रहा था। उसे लग रहा था कि ये अंत है। मोयो का शरीर क्लिफ से नीचे गिर रहा था। कोई सुरक्षा नहीं, दो जगह से घायल। पर मोयो ने एक आखिरी चाल खेली। हवा में खुद को पलटकर उसने अपने दोनों पैरों के बल समुंदर में लैंडिंग कर दी। पानी में गिरने के बाद भी ड्रोन शांत नहीं हुआ। वो अब भी बुलेट्स की बारिश पानी पर कर रहा था, पर किस्मत से कोई गोली मोयो को नहीं लगी। पानी का फायदा उठाते हुए मोयो गहराई में चला गया और ड्रोन को लगा कि टारगेट एलिमिनेटेड हो गया है। इसलिए वो अपने ओरिजिनल पोजीशन लौट गया, जहां अकीची अपने हाथ में बंदूक लेकर खड़ा था, पर अब भी इतना मूर्ख नहीं कि ड्रोन से दुश्मनी ले। जैसे ही वो क्लिफ के पास जाता है, उसे पता चलता है कि स्लेव की डेथ हो चुकी है। उसकी जीत देखकर वो खुद में ही खुश होता है, जैसे ट्रेवर वॉलिस या मैट राइफ की कोई सैवेज रील देख ली हो। मीनवाइल हमारा बॉय मो पानी से निकलता है। डायरेक्टर और ड्रोन दोनों गायब हैं। इमीडिएट डेंजर खत्म, लेकिन अब असली प्रॉब्लम शुरू। उसका इंजर्ड लेग, खून बह रहा है और उसे महसूस होता है कि गोली अब भी उसकी टांग में है। मो जल्दी से अपने मास्क की क्लॉथ फाड़ता है और ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करता है। अब प्रायोरिटी है इस घाव को ट्रीट करना। तैरता हुआ क्लिफ की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी कुछ सुनाई देता है। अ डैम मेगालोडॉन आ गया है उसकी जान लेने। एक जायंट एस शार्क सीधा उसकी तरफ आता है, पर मो किसी तरह खुद को बचा लेता है। तभी रियलाइजेशन हिट्स, उसके घाव से निकला ब्लड ही उस शार्क को यहाँ लाया है। और ये कोई नॉर्मल शार्क नहीं, ये है ओशन का सुप्रीम प्रेडेटर, द ग्रेट व्हाइट शार्क। वही जिसकी वजह से जॉज जैसी मूवीज बनी हैं। ये बीस्ट इतनी फास्ट है कि ब्लिंक करने से पहले ही स्ट्राइक कर दे। इसकी बाइट फोर्स लिटरली 1 टन प्रेशर से ज्यादा होती है। और अब ये हमारे मेन कैरेक्टर को डिनर बनाना चाहती है। मो फिर से बचता है, लेकिन शार्क की टेल इतनी जोर से लगती है कि उसका सांस रुक जाता है। शार्क फिर से पोजीशन लेता है नेक्स्ट स्ट्राइक के लिए। मो जैसे तैसे सरफेस पर आता है। नीचे से एक बड़ा शैडो उसकी तरफ बढ़ता है। इट्स कमिंग। और तभी हमारा बॉय करता है अनएक्सपेक्टेड मूव। सीधा पानी में वापस जाता है और टी पोज में ऑरा फार्मिंग शुरू कर देता है। यह टी पोज, बिलीव इट और नॉट, ये मूव एक्चुअली शार्क को कंफ्यूज कर देता है। शार्क्स यूजुअली एम्बुश प्रे, बट मो की पोज साफ बता रही है, आई सी यू अगली फिश। कुछ सेकंड्स के लिए शार्क लिटरली स्टन हो जाता है, लेकिन उसका ब्लीडिंग लेग प्रॉब्लम बना रहता है और शार्क फिर से अग्रेसिव हो जाता है। मो समझ चुका है कि अब बचने का एक ही तरीका है, अटैक द नोज, जहां इसका लोरेंजिनीज ऑर्गन होता है। जैसे ही शार्क अपना जॉज खोलता है फाइनल बाइट के लिए, मो अपनी पूरी ताकत से उस ऑर्गन पे पंच करता है। फॉर अ सेकंड उसे लगता है कि स्ट्रैटेजी काम कर गई, बट नोप, शार्क उस पर फुल फोर्स से टैकल करता है और मो लिटरली पानी से बाहर फेंका जाता है। प्रो समझ जाता है फिजिक का फर्क रियल है। इंजर्ड अनआर्म्ड ह्यूमन वर्सेस ग्रेट व्हाइट शार्क, इट्स लाइक रियल लाइफ ऑन एल्डन रिंग डिफिकल्टी। लेकिन फिर भी वो हार मानने से इनकार करता है। मो फिर से सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन शार्क अभी भी उसे टारगेट कर रहा है, इस बार उसके ब्लाइंड स्पॉट से। जैसे ही वो पलटता है, शार्क का मैसिव जॉ खुल चुका है। किसी तरह वो फिर बच जाता है, पर इस बार उसकी शर्ट उसके जॉज में फंस जाती है। अब वो शार्क के साथ ड्रैग हो रहा है। शार्क उसे घसीटते हुए डीप सी में ले जाता है और वहीं मो के माइंड में एक ब्रूटल ट्रूथ सेट हो जाता है। इवन पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ एन एपेक्स एक्वाटिक बीस्ट। उसने फुल फाइट दी, पर अब उसका बॉडी एक रैग डॉल की तरह शार्क के साथ बह रहा है, समुद्र के अंधेरे में।